नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। चीन के सामानों का बहिष्कार पूरी दुनिया में अब होने लगा है और चीन का हर बाजार, जैसे भारत जैसे एक दूसरा बाजार जो अमेरिका है, वहां पर भी चीनी सामानों के बहिष्कार अब जोर पकड़ने लगा है। भारत, तिब्बत और ताइवान के लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्होंने बड़े स्तर पर एक प्रदर्शन किया और चीन के सामानों के बहिष्कार का नारा लगाया, चीन की बहिष्कार का नारा लगाया। अमेरिका में धीरे धीरे चीन के खिलाफ बिल्कुल आग लगी हुई है और वो आग धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। अमेरिका के हर नेता, यहां तक कि ट्रंप और विपक्षी पार्टी के जो नेता जो बिडेन हैं, उन्होंने दोनों ने भारत के समर्थन में चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक कि अमेरिका ने तो एक बिल पारित किया है जिसमें चीन की कोई भी कंपनियां या बैंक के साथ अगर अमेरिकन कंपनी कोई व्यापारिक संबंध रखती है, व्यावसायिक संबंध रखती है, तो उसके लिए उस कंपनी को सजा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा बिल है। इस बिल के पारित हो जाने के बाद अब सिर्फ इसको कानूनी दर्जा मिलना बाकी है। जिस दिन इसको कानूनी दर्जा मिल जाएगा, उसके बाद ये चीन के ऊपर अंतिम सबसे बड़ा प्रहार माना जाएगा, जब चीन का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जो अमेरिका में चीनी बैंक्स काम कर रहे हैं और उन बैंकों से जो अमेरिकी कंपनियां लोन लेती है, जिसका इंटरेस्ट चीन को जाता है, उससे अरबों डॉलर का नुकसान चीन को होने वाला है। चीन अब पूरी तरह से चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब उसके साथ जो खड़ा है वो है आतंकवाद का पोषित करने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान और चीन के इस गठजोड़ ने ही अभी तक दिखाई पड़ रहा है कि चीन के साथ जो भी देश, दूसरे देश जो आस पड़ोस के देश हैं, वो सारे उसकी इन नीतियों के कारण ही उसके खिलाफ खड़े हैं। बस एक पाकिस्तान है जो अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट चीन में दिखा रहा है, और उसका भी एक बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच उतने ही बुरे संबंध है जितना भारत और चीन के बीच है। चीन की इस नीति के खिलाफ सबसे पहले अमेरिका, जो पूरी तरह से तैयारी कर रहा है अंतिम तौर पर जो चीन के साथ टक्कर देने की, एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में चीन को उखाड़ फेंकने की नीति पर काम कर रहा है। सबसे पहले जो अभी हमने बात किया कि जो सीनेट में बिल पारित हुआ है और उसके पहले जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिल पारित हुआ, इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उससे चीन की आर्थिक कमर टूटने वाली है। चीन के जो पूरा स्ट्रक्चर है बैंकिंग सेक्टर में, जो चीन अलग अलग देशों में निवेश करता है, उसकी पहल अमेरिका से हो गई है और अमेरिका अब चीन के आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर करने की नीति पर काम करने लगा है। अमेरिका को पता है कि चीन के पास एक बड़ा बाजार भी है और दूसरी बात है कि चीन के पास ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा है। चीन बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा रखता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर विदेशी मुद्रा उसके पास है, जिसका निवेश वो अलग अलग देशों में करता है। अमेरिका को यह भी पता है कि चीन के साथ जो व्यापारिक युद्ध चल रहा है, जो चीन के साथ टकराव हो रहा है, उससे चीन को ही नहीं अमेरिका को भी नुकसान होने वाला है। लेकिन उस नुकसान की पूर्ति के लिए उसने दूसरा रास्ता अपना लिया है। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन, ये जो पूरा खेमा है अब चीन के खिलाफ एकजुट होता दिखाई पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला और सबसे पहले WHO ने उसकी घोषणा की कि चीन जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलाया है, उसकी सूचना उसने नहीं दी थी, अलर्ट जारी उसने नहीं किया था, बल्कि WTO के अपने सोर्सेस से इसके बारे में जानकारी मिली। ये नया डेवलपमेंट कोरोना वायरस के मामले में हुआ है, जिसमें चीन एक बार फिर से गिर गया है। WTO ने शुरुआती दौर में कहा था कि चीन ने ये जो कोरोना वायरस के संक्रमण जो फैल रहा है उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है, वो अपने स्तर पर रिसर्च कर रहा है और लोगों को सावधान भी किया है। लेकिन जैसे ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला और अमेरिका ने WHO को जो ऐड मिलता था अमेरिका से उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, तो फिर WHO भी बैकफुट पे आ गया और धीरे धीरे वो पहले के फाइल है जो उसको निकालना शुरू कर दिया। और उसके बाद पता चला कि जनवरी में
जब WHO को इसके बारे में जानकारी दूसरे देशों के रिसर्च सेंटर से मिली थी, उसके बाद ही चीन ने खुलासा किया कि किस तरह से कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है और यह कितना दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। तो एक तो पहले ही कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जो अभी WHO की नई नई रिपोर्ट आ रही है, उससे चीन घिरा हुआ था और भारत के साथ जो संबंध उसने खराब किए, उसके कारण चीन और भी अलग थलग पड़ता जा रहा है। अभी जापान ने चीन के खिलाफ भारत के साथ हाथ मिलाया है और ये नई जो रणनीति है चीन और के खिलाफ भारत और जापान की, साउथ चाइना सी में अमेरिका, भारत और जापान की ये तिकड़ी जो है वो चीन को चुनौती देने वाली है। ईस्ट चाइना सी में चीन और जापान के बीच बहुत पहले से दुश्मनी चल रही है और सेनकाकू द्वीप पर अधिकार को लेके चीन और जापान एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं। लेकिन अब जो साउथ चाइना सी है, वहां पर चारों तरफ के जो देश हैं उसके साथ कहीं न कहीं से इसका बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है और इसलिए अब जापान ने चीन के खुलकर विरोध करने का फैसला लिया, क्योंकि जब चीन और भारत के बीच दुश्मनी इस स्तर पर बढ़ गई कि चीन के सामानों पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा भारत में, और भारत ने सिर्फ एक सेक्टर में नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर में चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। पहले तो रेलवे ने ठेका कैंसिल किया, उसके बाद रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा, रोड कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उसमें चीन की कंपनियों को ठेका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आईटी मंत्रालय ने, भारत सरकार के आईटी मंत्रालय है, उसने भी 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया और अब उसके बाद बिजली मंत्रालय, एनर्जी सेक्टर में जो चीनी सामानों का उपयोग हो रहा है उसके खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है और इससे चीन को अरबों रुपए का नुकसान है। लेकिन उसका फायदा किसको मिलेगा? इसी के कारण जो अमेरिका और जापान है वो भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब चीन का विकल्प तलाशा जाएगा तो कहीं न कहीं से उन सामानों की आपूर्ति करनी होगी। इन सामानों, जो चीन के सामान का रिप्लेसमेंट होगा, वो कहीं न कहीं से मंगवाना पड़ेगा और अमेरिका और जापान जानता है कि भारत कितना बड़ा मार्केट है और इसको लेके अमेरिका के नेता, जापान के नेता भी काफ़ी सीरियस हो गए हैं। जापान को दो तरह से यहाँ फायदा होने वाला है, एक तो यहाँ का बड़ा बाजार उसको मिलने वाला है और दूसरी तरफ जो चीन से उसकी दुश्मनी है उसको जो बदला लेने के लिए, चीन को सबक सिखाने के लिए उसको भारत के सहयोग की जरूरत दो स्तर पर है। एक तो चीन और भारत के बीच एक बड़ी समानता है और लेकिन जो पहले के नेतृत्व थे, जो भारत का पॉलिटिकल नेतृत्व था, उसने नई आर्थिक पॉलिसी तो लागू की, लेकिन फिर भी नई आर्थिक नीति लागू करने के बावजूद वो चीन से पिछड़ते चले गए। अब उसी को फिर से दोबारा सोचने की जरूरत है और जापान यही सोचने के लिए भारत के साथ डील कर रहा है कि एक तरफ अगर चीन और भारत के बीच एक बड़ी समानता यह है कि दोनों देश में बड़े लेबर फोर्स हैं, जो दोनों जगह वर्कर्स हैं, उसका जो कॉस्ट है कम है। यहाँ पर जो सामान बनते हैं या चीन में जो सामान बनते हैं उसका जो प्रोडक्शन में जो खर्च आता है वो कम होता है दूसरे देशों की अपेक्षा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में लेबर का चार्ज ज़्यादा है। इससे अगर वहाँ कंपनियाँ खुलती है तो वहाँ पर उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए अमेरिका और यूरोप के भी देश अपने प्रोडक्शन सेंटर हैं जो चीन में खोलते हैं। लेकिन भारत में कुछ नीतियां ऐसी थी जिसके कारण भारत उस चीज़ में पिछड़ता चला गया। भारत ने जो सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर तो जोर दिया, लेकिन जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे पाया, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे कानून थे पहले से, जो कांग्रेस और उसके बाद जो यूपीए की सरकार आई उस समय इस तरह से एक पेचीदा बना दिया गया था कानून को, जिसके कारण फैक्ट्री लगाना, यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना बहुत मुश्किल हो गया था और दूसरे देश की कंपनियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जो चीन में नहीं था। और चीन में जाकर वो फैक्ट्री बनाते, वहाँ पर प्रोडक्शन करते और प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता वो कम होता, वही सामान फिर भारत में और दूसरे देशों में भेजा जाता, जो हम सिर्फ मार्केट बनकर रह गए थे। लेकिन अब उस अवसर को भुनाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए अमेरिका, जापान और भारत
एक मंच पर आए हुए हैं और तीनों ने मिलकर चीन को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर ली है। हांगकांग के मुद्दे पर भी अमेरिका बिल्कुल अड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि हांगकांग को जो विशेष दर्जा दिए हुए थे, स्पेशल स्टेटस दिए हुए थे, वो अब खत्म करने का समय आ गया है। जिस तरह से चीन ने हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू किया है, नए जो राष्ट्रीय कानून लागू किए हैं, उसके बाद हांगकांग की स्थिति पहले जैसी नहीं रह जाएगी। वहां पर भी वही कम्युनिस्ट क्रूरता दिखाई पड़ेगी, जिससे अमेरिकन लोग अगर वहां पर रहते हैं, अमेरिका के, ब्रिटेन के लोग जो हांगकांग में रह रहे हैं, वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए काफी समस्या होने वाली है। और इसी कारण वहां से जो प्रोडक्शन का जो इक्विपमेंट है और जो फैक्ट्रियां हैं निकाली जाएगी, तो फिर उस अवसर का फायदा भी भारत को मिलने वाला है। तो ये तीनों चारों देश जो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जापान और भारत, ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि अब इन लोगों को लगता है कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस जो अभी है वो है चीन, क्योंकि चीन का कम्युनिस्ट विचारधारा अब आर्थिक साम्राज्यवाद का विचारधारा बन गया है और पूरी तरह दुनिया पर राज करने की कोशिश करता है। और इसलिए अपने अड़ोस पड़ोस के जो आसपास के छोटे छोटे देश हैं उसकी ज़मीन कब्जाता है, आसपास के देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट करता है, और उसके साथ साथ जलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो किसी तरह से परिवहन के स्वतंत्रता की बात होती है तो वो उसमें अड़ंगा अड़ाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब एक नया मंच, नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ साथ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और अमेरिका ने उसके साथ साथ अरब कंट्री में भी लॉबिंग करना शुरू कर दिया है। अफ्रीका में भारत और अमेरिका दोनों मिलकर चीन को मात देने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये पूरा जो चल रहा है चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी, उसके बाद अब ऐसा लगता नहीं है कि अगले 10 साल तक ये रुकने वाला है। भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद खत्म हो सकता है, लेकिन ये चीन को घेरने की जो नीति और योजना बनाई गई है वो अभी खत्म नहीं होगा। और यही कारण है कि चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। हाल में ही चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है भारत की आक्रामकता के खिलाफ और भारत और अमेरिका के बीच के बढ़ते संबंध को, उसने अमेरिका पर आरोप लगाया कि जो अमेरिका है वो भारत और चीन के विवाद में घी का काम कर रहा है। जो आग लगी हुई है वो आग में घी का काम कर रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो मंच अभी तैयार हो रहा है उसमें चीन बिल्कुल पिछड़ जाएगा और अब आगे उसको बढ़ने के लिए सदियों लग सकता है। तो परेशानी चीन की बढ़ी हुई है, भारत की नहीं। लेकिन इस परेशानी का समाधान अब चीन निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस भी स्तर पर वो निकालने की कोशिश करेगा, उस दलदल में जितना हाथ पांव फैलाएगा उतना ही वो नीचे धंसता जाएगा, क्योंकि भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ जो गठबंधन बनाया है उसका कोई तोड़ उसके पास है नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।